नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ और इस नई वीडियो में आज मैं आपके लिए इंटेक्स क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ। टेंथ क्लास के साइंस के चैप्टर जो हमारा 2 है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये जो सेकंड चैप्टर है, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी, समझाया था आपको फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन, ऐसे ही मैं आपको आज सेकंड चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कैरी ऑन करते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो पेज है वो पेज नंबर 18 है। पेज नंबर 18 में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। इनमें से एक में तो डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और आपको रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस है? ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले कि लिटमस पेपर होता क्या है। लिटमस पेपर हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और नॉर्मली इसका कलर जो है ब्लू कलर का होता है। जब ये ब्लू कलर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये इंडिकेट करता है, अगर इसका कलर रेड हो जाए ब्लू लिटमस पेपर का तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है वो रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। अब इस रेड लिटमस पेपर से हमें इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या क्या चीज़ें हैं ये पता लगाना है कि तीनों टेस्ट ट्यूब्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, अगर हम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं और इसमें रेड लिटमस पेपर को डालते ही ये रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टिल्ड वाटर है। जब रेड लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर रहे, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर है, कोई चेंज नहीं आया, तो ये समझ लो वो डिस्टिल्ड वाटर है। अगर यही रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए? ब्लू में चेंज हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अगर इसमें हमने चेक किया और डालते ही रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये समझ लो कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर यहाँ से जो ब्लू कलर का निकल के आया है, अगर हम इसको इस वाले सॉल्यूशन में डाल के देखें और ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाला जो है वो एसिडिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों टेस्ट ट्यूब को मैंने कैसे चेक किया कि इनके अंदर किस टाइप के कंटेंट्स हैं। कोई चेंज नहीं आएगा, जो पेपर जिस कलर का है वही रहेगा, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। अगर उसमें चेंज आ रहा है, रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है, तो ये समझ लीजिए वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर ब्लू जब चेंज होने के बाद हमने उसे नेक्स्ट बीकर में डाला या टेस्ट ट्यूब में डाला और अगर उसका कलर रेड हो गया, तो ये समझ लीजिए वो एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हमको देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको जो बताया एग्जैक्टली वही होता है, ये इंग्लिश में बता दिया है। इफ़ द रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू, ब्लू कलर में चेंज हो गया तो जो सोल्यूशन होगा वो हमारा बेसिक होगा। अगर रेड यहाँ से अगर ब्लू हो गया ना, अब यहाँ पे ब्लू कीजिए कि यहाँ पे अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो गया, तो ये जो हो जाएगा हमारा एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जर्व नहीं हुआ कलर चेंज उसमें, तो वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होगा, वो वाला टेस्ट ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमारा जो पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। क्यों हम लोग को जो खट्टी चीज़ें होती हैं या दही मान लो या कोई भी खट्टी चीज़ें, उनको हमें ब्रास या कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए? तो ध्यान दीजिए कि जो हमारी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें होते हैं एसिड। जितनी भी हमारी खट्टी चीज़ें होते हैं उनमें होते हैं एसिड। अगर हम एसिड को ब्रास या कॉपर जैसे वेसल्स में रखेंगे तो ये हमारे ब्रास और कॉपर है क्या? ये हमारे मेटल्स हैं। तो जब भी हम एसिड को मेटल्स में डालते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होती है, और जब वो रिएक्शन होती है
तो वहाँ पे जो एसिड है वो हमारा मेटल में मिलके फूड को पॉइजनस बना देता है। इसीलिए हम लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि हमें कभी भी खट्टी चीज़ों को कॉपर या ब्रास के वेसल में डालना नहीं चाहिए, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जो कर्ड और सोर सब्सटेंस होते हैं, अगर हमने उसे ब्रास या कॉपर वेसल में डाल दिया तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी हमारा फूड स्टफ है, जो भी हमारा खाने के पदार्थ हैं, उनमें एसिड है और ये एसिड हमारे मेटल से रिएक्ट करेंगे और जब मेटल से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे पॉइजनस मेटल के कंपाउंड बनाएंगे और यही जो हमारे पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स होते हैं वो हमको बहुत, हमारी जो हेल्थ है उसे ख़राब कर सकते हैं, जहर घोल सकते हैं हमारी हेल्थ में, हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को कोई भी खट्टी चीज़ों को ब्रास या कॉपर वेसल के टम्बलर में या किसी भी चीज़ में वेसल में नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। अब इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर ये कह रहा है, curd and sour substance should not be kept in brass and copper vessels because these are other sour foodstuffs contain acid which can react with metals of the vessels to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning and affect our health adversely। जो मैंने बोला वही सेंटेंस है, बस उसको इंग्लिश में आपको ये भी आना चाहिए ना, जब हम लिखते हैं उसी के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे एकदम करेक्टली आंसर लिखा हुआ है, हमें ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप की जो गैस होती है वो लिबरेट होती है। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो जो भी चीज़ें दी गई हैं किस में किसको रिएक्ट कर रहे हैं आप तुरंत ले लीजिए उसका एग्जांपल। एसिड का लेना है, HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, H2SO4 ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इनमें से किसी भी एसिड को पकड़ के मेटल से रिएक्ट करा दीजिए। मेटल भी आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक पता होंगे उसके, जो शाइनी सरफेस होता है, हार्ड होते हैं। तो हम कोई भी मेटल को ले लीजिए, सोडियम को ले लीजिए, पोटेशियम को ले लीजिए, जिंक को ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, सारे हमारे क्या मेटल हैं। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हम लोग को याद रहना चाहिए हमारा क्या निकलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, मेटल जिंक ले लिया, एसिड हमने H2SO4 ले लिया और जैसे ही हमने H2SO4 में डाला तो देखिए जो हमारा जिंक और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो जिंक से रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे है। इसका मतलब ये है कि जिंक हमारा हाईली रिएक्टिव है और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस वाली रिएक्शन में भी यही हुआ है कि जो हमारा जिंक है, जिंक ने हाइड्रोजन को अलग कर दिया है, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया है ना, पूरा सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ये जिंक ने हाइड्रोजन को निकाल दिया और फॉर्म क्या हुआ है, सॉल्ट, जिससे हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। और निकली कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस निकली है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो बताइए कि कौन सी गैस जो है बाहर निकलेगी, तो निकलेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमें अच्छा लगे, अच्छे से हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे हम उतना ही ज़्यादा आपके लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेटल कंपाउंड ए, एक मेटल कंपाउंड है एक ए, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और एफरेंस फॉर्म कर रहा है। ये देखिए, जब एफरेंस बोला जाता है ना, जैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए CO2, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जब भी एफरेंस होती हैं फील तो बुलबुले से उठते हैं, ठीक है। तो ये CO2 होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एफरेंसेस। तो जब भी एफरेंसेस की बात आई तो वहाँ पे हम CO2 गैस बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पे ये बोला है जब हमने मेटल कंपाउंड ए को, मेटल कंपाउंड है तो कोई भी मेटल होगा, उसमें जिंक होगा या कैल्शियम होगा या कॉपर होगा या कोई भी, किससे कर रहा है, कंपाउंड बोला तो अकेला नहीं होगा, वो तो एलिमेंट हो गए, पूरा कंपाउंड लेना है। कैल्शियम,
कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको हमें किससे करवाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया, HCl के साथ करवाया हमने रिएक्ट, तो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे एफरेंसेस। जैसे एफरेंसेस की बात आई, हमें पता चल गया कि इसमें से भाई रिएक्शन में से CO2 भी निकलने वाला है। तो फिर नेक्स्ट में बोला जा रहा है द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस। अब गैस के बारे में और एक्सप्लेन किया जा रहा है। अभी हमने एफरेंसेस से जाना कि CO2 तो होगी, और इसकी और प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं कि जो गैस निकल के आ रही है वो एक बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा सकती है, ठीक है, ख़त्म कर सकती है, बर्निंग कैंडल को बंद कर सकती है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है CO2 की। हम देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, CO2 की गैस तो होती है जिससे कि जो ऑक्सीजन की लेयर आती है, ऑक्सीजन की वजह से कंबशन होता है, राइट। तो जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस में ऑक्सीजन टच करता है और वहाँ पे कोई भी फायर आती है तो उसमें आग लगनी शुरू होती है। लेकिन जब हम फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुला के वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ऑक्सीजन और जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसके बीच में ला के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक्सटिंग्विश कौन करती है, कौन सी गैस करती है, तो वो हमारी CO2 ही करती है। तो अब इसमें क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें यही रिएक्शन लिखनी है केमिकल इक्वेशन की, जिसमें कि एक हमारा होना चाहिए मेटल कंपाउंड होना चाहिए, और रिएक्शन हमें उस मेटल कंपाउंड की करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देखिए हमने यहाँ पे यही काम किया है कि हमने एक ले लिया मेटल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, और उसकी कराई हमने HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या निकल के आया, कैल्शियम क्लोरीन निकल के आया है, क्लोराइड निकल के आया है, कैल्शियम क्लोराइड, साथ में CO2। यही CO2 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बताई, एफरेंसेस शो हो रही हैं, एक्सटिंग्विश कर रहा है बर्निंग कैंडल को, और साथ में वाटर भी निकल के आ रहा है। तो केमिकल इक्वेशन हमारी एकदम कंप्लीट है। ये इसमें यही बोला है कि केमिकल इक्वेशन लिखो इस रिएक्शन के लिए, अगर वन जो है इनमें से कंपाउंड वो कैल्शियम क्लोराइड हो, तो वन कंपाउंड तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड निकल के आ ही गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आपको पसंद आ रही है मेरे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़ को हम लाते रहेंगे। पेज नंबर 25 पर देखते हैं अब हम, Why do HCl, HNO3, etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic कैरेक्टर? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। जब भी आपसे एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बोला जाए तो ये ध्यान रखना, एसिडिक कैरेक्टर में हमारे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा निकले, या हम इनको हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ भी हाइड्रोनियम आयंस आ रहा हो या H पॉजिटिव आयंस आ रहा हो, तो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर शो ही करेगा वो कंपाउंड या कुछ भी, है ना। और अगर बेसिक की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे होंगे हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अगर उसमें OH नेगेटिव आयंस की ज़्यादा मात्रा है तो वो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, वो हमारा सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक कैरेक्टर शो करेगा वो सॉल्यूशन हमारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है मेनली, मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ बट अच्छा है, जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ही अच्छा है। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है, ये बताइए आप HCl, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कैरेक्टर शो करते हैं एसिडिक वाले, बट जो हमारा अल्कोहल होता है और ग्लूकोज होता है ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, चाहे इसमें नेम चेंज हो जाए, तो आपको सिर्फ आंसर यही देना है कि जब भी हम कोई ऐसे सब्सटेंस को जो दिए हुए हैं, अगर हम उन्हें पानी में घोलें, ठीक है, पानी में घोलने के बाद अगर उनके हाइड्रोनियम आयंस या H पॉजिटिव आयन जो है वो बाहर निकलने लग जाएं, अगर ऐसा होता है, ये H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोनियम आयंस जो है वो निकलते हैं, तो जिस भी कंपाउंड से निकल रहे हैं ना वो ज़रूर कंपाउंड हमारा सॉल्यूशन या कंपाउंड या कुछ भी वो हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ही। लेकिन जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज की बात लेते हैं तो अल्कोहल ग्लूकोज को जो हम पानी में मिलाते हैं तो इसमें हमारे H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयंस बाहर नहीं निकलते, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। देखिए अब हम इसमें आंसर से ले लेते हैं, When HCl or HNO3 are mixed with water, they dissolve
in water to form H positive or H3O means hydronium ions, which shows their acidic character. फॉर एग्ज़ाम्पल भी ले लिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे HCl की बात करें, HCl में क्या H पॉजिटिव निकल रहा है, Cl नेगेटिव निकल रहा है। इसी H पॉजिटिव को अगर हम और हाइड्रोलाइज कर दें, इसमें पानी मिला दें, हमने इसको हाइड्रेटेड कर दिया तो क्या निकल गया, हाइड्रोनियम आयन निकल गया। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन निकल रहे हैं, इसका मतलब तो ये श्योर है कि जो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ही। ऐसे ही हमारे HNO3 के भी होते हैं, जब हम इनको डिसोशिएट करते हैं तो ये कैसे निकल के आते हैं, ये निकल के आते हैं हमारे H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। इसको जब हम फिर से हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, तो फिर हमारे हाइड्रोनियम आयंस बना के तैयार करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा नाइट्रिक एसिड और साथ हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल की, तो ये बिल्कुल भी H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयंस बिल्कुल नहीं देते, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये बोला गया है कि क्यों जो हमारा एक्वस सोल्यूशन है, देखिए हमारे कौन कौन से सोल्यूशन होते हैं, हमारे एक्वस यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया, एक्वस सोल्यूशन क्यों हमारा एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कोई भी एसिड दिया गया उसका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो क्यों करता है ये। जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात आए तो फिर से हम वही देखेंगे क्या कि वहाँ से आयंस निकल रहे हैं कि नहीं। जहाँ से आयंस निकल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। तो वहाँ पे ऊपर हमने बात की जितने भी हमारे क्या थे एसिड्स थे वो हमारे हाइड्रोनियम आयन निकाल रहे थे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे बात आती है कि जो एक्वस सोल्यूशन है एसिड में और हमने एक्वस सोल्यूशन बना लिया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंस होता है हाइड्रोजन का या हाइड्रोनियम आयंस का एक्वस सोल्यूशन में, किसी भी एसिड के एक्वस सोल्यूशन में, और यही जो हमारे H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयंस होते हैं ये कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब हम आंसर वाइज ले लेते हैं। The presence of hydrogen H positive or hydronium ions in the aqueous solution of an acid are responsible for the conducting electricity। एकदम करेक्ट है, जैसे मैंने बोला आप बस मेरी आवाज़ को सुनते जाइए और अगर आपको नोट करने हैं ये आंसर्स तो आप नोट कर सकते हैं, बट आवाज़ पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि मैं बहुत अच्छे समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट कि वाई डज ड्राई HCl, हमारी जो सूखी HCl है इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ना कंसनट्रेटेड है ना ही कुछ, एकदम ड्राई है। ये जो गैस है हमारी वो अपना कलर चेंज नहीं करती ड्राई लिटमस पेपर में। ठीक है, तो क्यों नहीं करती, देखिए जब भी हमारा हमने अभी बोला था कि कभी भी कोई भी चीज़ हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी तो वहाँ पे भी हमारे हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ होने चाहिए या हमारे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ होनी चाहिए। एसिडिक कैरेक्टर के लिए भी हमें यही कंडीशन चाहिए, H पॉजिटिव या H3O मीन्स हाइड्रोनियम आयंस होने चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आई है बात क्या, ड्राई की, यहाँ पे पानी बिल्कुल है ही नहीं। डिसोशिएट करने के लिए इनके जो हमारे HCl है, डिसोशिएट कब करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, ये H प्लस Cl नेगेटिव, तभी तो डिसोशिएट करते हैं जब हम इन्हें वाटर में मिलाते हैं, है ना। लेकिन जो ड्राई HCl है ये तो दे ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन आयंस। जब हाइड्रोजन आयंस ही नहीं दे पाएगा ये, तो वो एसिडिक बिहेवियर ही नहीं शो करेगा, और जब एसिड बिहेवियर ही नहीं शो करेगा तो लिटमस पेपर तो सेम कलर का ही रहेगा। और वैसे भी लिटमस पेपर अगर चेंज भी होगा तो वो उसमें भी गीलापन होगा तभी चेंज होगा, ड्राई में कभी भी चेंज वो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम ले लेते हैं आंसर इसका। HCl डज नॉट गिव आउट हाइड्रोजन आयंस, ड्राई HCl होना चाहिए। Therefore HCl डज नॉट शो एनी एसिडिक बिहेवियर, इसीलिए वो शो नहीं करता। और जो कलर है लिटमस पेपर का वो रिमेन सेम ही रहता है जब हम HCl गैस से उसको मिलाते
है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ड्राई लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस बाहर ही नहीं निकलते, और जब बाहर नहीं निकलते तो उसका जो वो एसिडिक बिहेवियर वही शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। वाइल डायल्यूटिंग एन एसिड, जब भी हम एसिड को डायल्यूट कर रहे हैं मीन्स इसका कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए डाइल्यूशन में हम ऐड करते हैं वाटर को, ओके। अब एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं हम, तो क्यों ये बोला जाता है कि जो एसिड है उसको हमें ऐड करना चाहिए वाटर में, और वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिए आप कि इम्पॉर्टेंट ही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आएगा ये मान के चलिए और ऐसे समझिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर मैं 2 बीकर ले लूँ, एक में मैंने पानी डाल लिया और एक में एसिड डाल लिया। अगर मैंने एक फुल ऑफ यहाँ पे एसिड ही एसिड है और मैंने इसमें पानी डाला तो क्या होगा, और यहाँ अगर पानी है और पानी में धीरे धीरे मैंने एसिड डाला तो क्या होगा, सोचिए पहले आप। कुछ आइडिया है? देखिए, अगर हम यहाँ पे पानी है और धीरे धीरे मैं ऐसे डालूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे हो रहा है ना, डिसॉल्व होता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन अगर यहाँ एसिड भरा हुआ है और मैंने इसमें फटाक से करके पानी डाल दिया तो पता है क्या होगा, इसमें इतना हाईली एक्सप्लोशन होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा निकलती है बाहर, और इतनी ज़्यादा निकलती है कि मे बी इसका जो सॉल्यूशन स्प्लैश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए, इतना होता है, बाहर निकल जाए पूरे सामान जो है, और ये जो बीकर है वो ब्लास्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी ऐसे मत करना कि हमारा एसिड है उसमें धड़ाक से हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। जब भी डाइल्यूशन किया जाए तो अलग से पानी रखा जाए, उसमें धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके हमें उसमें एसिड मिलाना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरा जो पॉइंट है वो आपको समझाने का है, ताकि ऐसे समझाना है कि आप अच्छे से खुद अपनी लैंग्वेज में ही लिख सकें। अब देखिए, अगर हम इस आंसर पे आ जाएं तो वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट एन एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड टू एसिड not to acid, because if water is added to concentrated acid it release huge amount या high amount, कुछ भी बोलिए, क्या रिलीज करता है, ह्यूज अमाउंट रिलीज करता है। और ह्यूज अमाउंट अगर रिलीज करेगा हीट की तो क्या होगा, एक्सप्लोशन होगा, और एक्सप्लोशन होगा तो ये जो एसिड मतलब एक्सप्लोशन मतलब इधर उधर भागेगा ये एसिड। ठीक है, और हम ये एसिड कॉज कर सकता है, हमें जला भी सकता है, हमारे हाथों को, हमारे फेस को, हमारे क्लोथ्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को। इसीलिए हमें ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। और देखिए, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी की, मैंने बोला एक्सोथर्मिक होती है, वो भी एकदम सही बात है ना। आप मेरी लैंग्वेज को भी यूज़ करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है। बस समझना है, ऐसे समझना है कि हमें बिल्कुल भी पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसे समझना है हमें हर क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। कोई भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस का क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई सॉल्यूशन जो है एसिड का उसको डाइल्यूट किया जाए। कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें और हम उसको धीरे धीरे डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें पानी मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसके हाइड्रोनियम आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी आंसर आप खुद दे सकते हैं अगर आपने अभी तक जो भी मैंने बोला है उसको अच्छे से सुना है। तो जब भी हमें पास कोई भी अमाउंट दिया हुआ है ना एसिड का, अगर हम उसमें वाटर ऐड करें तो पता है क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोनियम आयन हैं पर वॉल्यूम पर सॉल्यूशन के, वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देखो, मैंने आपको बोला था जितना ही ज़्यादा कोई भी चीज़ एसिडिक है तो वो H पॉजिटिव निकालेगा, बोला। इस H पॉजिटिव को मैं हाइड्रोनियम आयन भी इसी को बोलते हैं कि H पॉजिटिव या और हाइड्रोनियम आयन निकालेगा। जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, मैंने यही बोला ना, जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उतना ही ज़्यादा वो H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन निकालेगा। अगर मैं इस एसिड को धीरे धीरे करके क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ, सोचिए अब आप, तो क्या होगा,
जब इससे डाइल्यूट कर रही हूँ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर डिक्रीज होंगी कि नहीं, इन दोनों की क्या होगी, कम होगी ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक है, अब एसिडिक पावर तो मैं इसकी डिक्रीज कर रही हूँ उसमें डाइल्यूट करके इस एसिड को, तो अगर डिक्रीज कर रही हूँ एसिडिक पावर तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोजन आयन भी इसमें कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आप अगर अच्छे से सुन रहे होंगे तो एकदम से समझ में आ रहा होगा। देखिए अब ले लेते हैं, व्हेन अगर हम कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करें वाटर में तो वहाँ पे एक फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है ना। अगर हम उसे डाइल्यूट करेंगे तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन है पर वॉल्यूम पर वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अभी बताया मैंने आपको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी डिक्रीज होगी। दोनों ही चीज़ें ही डिक्रीज होंगी, कॉन्सेंट्रेशन भी और उसकी हाइड्रोनियम पावर या हाइड्रोजन पावर भी डिक्रीज होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव अफेक्ट व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाओ, जस्ट इनवर्स है ऊपर वाले के। वहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे, एसिड को डाइल्यूट कर रहे थे, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है और इस बेस में हम और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को डाल रहे हैं। इसका आंसर भी आप खुद देंगे। देखिए वहाँ पे तो हम उसको पतला कर रहे थे, हम एसिड को कम कर रहे थे, तो कम कर रहे थे तो हमारे जो H पॉजिटिव आयंस है या हाइड्रोनियम आयन है वो ऑब्वियसली कम होंगे, डिक्रीज होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, किसको, OH को हम ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन को हम ऐड कर रहे हैं ऑलरेडी जो बेस है उसमें। जब ऑलरेडी बेस है उसमें हम हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड करेंगे तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें और हाइड्रोक्साइड आयंस को मिला रहे हैं और डाल रहे हैं। ऑलरेडी ये बेसिक है और इसको बेसिक बना रहे हैं। जितना ज़्यादा बेसिक हो उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जैसे कि जितना एसिडिक होता है तो उतना ही उसका हाइड्रोनियम आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, वैसे ही जितना ज़्यादा बेसिक होता है उतना ही ज़्यादा उसका हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी इन इंग्लिश। कह रहा है इसमें कि the concentration of hydroxide ion will increase when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। वही है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब हम उसमें एक्सेस बेस को, बेस के अंदर अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन को डालेंगे। अब एक और, हाँ एक और कंडीशन जो मैं भूल गया आपको बताना, चलो अच्छी बात है कि बट इट हैपन्स। अब ये चीज़ें ना एक लिमिट तक ही होते हैं कि हमने इसमें, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते जा रहे हैं, क्या डालते जा रहे हैं, OH को डाल रहे हैं, ठीक है बढ़ रही है, ठीक है बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप भी जानते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़े हुए हैं कि ऐसी लिमिट हो जानी कि अब उसमें से और सॉल्यूट पार्टिकल्स उस सॉल्वेंट में ऐड ना हो पाए, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे भी वही बात, एक लिमिट ऐसी आ जाती है OH नेगेटिव में, जो OH सॉरी नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पर। ठीक है, वैसे तो इंक्रीज करते हैं ये, जैसे जैसे हम OH नेगेटिव को डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये एक लिमिट तक ही होता है और उस लिमिट को एक्सटेंड करने के बाद इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एकदम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये एकदम कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना दो चीज़ें, एक तो OH नेगेटिव जब डाल रहे हैं तो इंक्रीज कर रही है उसकी पावर बेसिक की, कि जो बेसिक है वो और इंक्रीज करेगा, है ना। लेकिन अगर एक लिमिट होती है हर चीज़ की तो इसमें भी लिमिट तक ही करेगा, लेकिन एक लिमिट जब पार हो जाएगी तो उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, एज इट इज़ ही रहेगा जैसा है वो। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर 28 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये कह रहा है यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। आपके पास दो सॉल्यूशन है A और B नाम के, और जो pH है सॉल्यूशन A का वो 6 है और pH है सॉल्यूशन B का वो 8 है।
तो विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस? हाइड्रोजन आयन किस में ज़्यादा होगा? आप आंसर बताइए फटाफट से। यस, हाइड्रोजन आयंस होंगे जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा, और सी बात है। और नेक्स्ट बोला गया है विच ऑफ दिस इज एसिडिक, कौन सा होगा और कौन सा बेसिक होगा। तो आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अब ये 6 क्या है, ये 8 क्या है। तो देखिए, हमारी एक पीएच स्केल होती है, ठीक है। ये एक ऐसी स्केल होती है पीएच स्केल, इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, जो नापती है कि इसकी हाइड्रोजन की पावर कितनी है, एच पॉजिटिव कितना है, ओ एच नेगेटिव कितना है, ये नापती है। तो इसके बीचों बीच एक हमारा 7 होता है नंबर। ये 7 दर्शाता है कि ये कोई भी सॉल्यूशन अगर 7 पर आके रुक रहा है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। लेकिन जैसे जैसे 7 से नीचे आते हैं वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होता है, और जितना ज़्यादा हम 0 के करीब आते हैं उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा दूर जाते हैं हम 0 से उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होता है। और अगर हम 7 से बाद की बात की जाए तो 7 से बाद के जितने भी होते हैं 14 तक, ये स्केल जो है 0 to 14 होती है, 0 to 14 होती है। और 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो हमारा एसिडिक होता है, 7 से अबव हमारा बेसिक होता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमें जो 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक का तो हमारा पीएच जो है वो 6 है और एक का हमारा पीएच 8 है। तो अब आप आंसर खुद ही दे दोगे एकदम से, जैसे मैंने समझाया आपको कि यहाँ पे 7 से बिलो है 6, तो इसका मतलब वो एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। और जो हमारा 8 है वो क्या है? 7 से बड़ा है, इसका मतलब वो बेसिक है। यहाँ पे ही आएगा 8, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या होगा? बेसिक होगा। तो यहाँ पे हम आंसर एकदम फटाक से दे सकते हैं कि जो हमारा ए में सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है वो हमारा एसिडिक है, और जो हमारा बी सॉल्यूशन है जिसका पीएच हमारा 8 है ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। और जिसमें जितना एसिडिक होगा, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयंस भी उतने ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो 6 वाले सॉल्यूशन के, मीन्स जिसका पीएच 6 है, मीन्स ए वाला जो सॉल्यूशन है हमारा जिसका पीएच 6 है उसमें ही हमारे एच पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। ओके, क्लियर है आपको जो मैं बता रही हूँ? एकदम से अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? देखिए, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, मैंने बताया आपको 7 से जितनी भी लेस है वो इंडिकेट करेगी एसिडिक सोल्यूशन को, जबकि ग्रेटर होगी जो 7 से वो इंडिकेट करेगी बेसिक सोल्यूशन को एज इट इज़, जैसे मैंने बोला। इसीलिए अगर हम इनको देखें तो सोल्यूशन है जिसका पीएच 6 है हमारा वो तो हमारा एसिडिक होगा, राइट। एंड जिसका मोर हाइड्रो और एसिडिक का ही मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, तो इसका मतलब इसी का हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन का देन पीएच जिसका 8 है उससे। और जो हमारा पीएच 8 है जिसका, वो हमारा क्या सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? बेसिक होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी भी लग रही होगी वीडियो, क्योंकि मैं एज अ फ्रेंड ही आपको समझा रही हूँ बहुत अच्छे से। तो लाइक कीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपको देख रहे हो ना, ऐसा सबको शेयर होगा तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और कोई भी फेल होने से कभी नहीं डरेगा, और कोई ये नहीं होगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एज अ फ्रेंड समझा रही हूँ, जैसे एज अ फ्रेंड समझाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? इसमें ये बोला है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा एच पॉजिटिव के कंसंट्रेशन का, एक्वस आयंस का, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पर। तो देखिए, मैंने आपको एच पॉजिटिव आयन के बारे में कितने अच्छे से बताया, जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस होगा उतना ही ज़्यादा कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, और कोई भी जितना ज़्यादा ओ एच नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक नेचर होगा उस सॉल्यूशन का। दोनों ही आंसर आपको मैंने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ केवल पूछा गया एच पॉजिटिव का। जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, याद रखना आप, ठीक है। कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात पूछी गई है
H पॉजिटिव ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डू बेसिक सोल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस? क्या जो बेसिक सोल्यूशन है, इतनी देर से मैं आपको बोलने लग रही हूँ, जो बेसिक सोल्यूशन है वो OH नेगेटिव शो करते हैं, जो एसिडिक सोल्यूशन है वो H पॉजिटिव या हाइड्रोजन आयंस को, हाइड्रोनियम आयंस को शो करते हैं, इतनी देर से बोलने लग रही हूँ। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, अब देखिए कि जो हमारे सोल्यूशन होते हैं बेसिक वाले, वो क्या H पॉजिटिव आयंस को नहीं करते हैं? H पॉजिटिव आयन को अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और उनको फिर बेसिक क्यों बोला जाता है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, और होते हैं तो उनको बेसिक क्यों बोला जाता है। अब देखिए बात ये होती है कि हर हमारे जितने भी बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें H पॉजिटिव आयन तो होते ही हैं, पर बात ये होती है कि जितने H पॉजिटिव है उससे कहीं ज़्यादा उसमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं, जिनकी वजह से हम उनको बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। अगर उसी सॉल्यूशन में ये ना होकर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो हमारे बेसिक सोल्यूशन है उनके पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो यस होते हैं, कि बेसिक सोल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस। फिर बोला अगर होते हैं तो बताइए कि उनको बेसिक क्यों बोला जाता है। लेकिन जो हमारे ये हैं वो बहुत कम होते हैं H पॉजिटिव आयन से। H पॉजिटिव आयन जो है बहुत कम होते हैं OH नेगेटिव आयन से, और OH नेगेटिव आयंस जो हैं हमारे वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचर के किसी भी सॉल्यूशन के। इसीलिए मात्रा जिसकी ज़्यादा है वही सॉल्यूशन का नेचर है। OH नेगेटिव की अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर H पॉजिटिव की मात्रा ज़्यादा है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विकलाइम? क्विकलाइम का CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। फिर स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, और चॉक। कोई भी कोई सॉइल कंडीशन है आपके पास, अगर उसमें जो फार्मर है ट्रीट कर रहा है इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, चॉक के साथ, स्लेक लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो उस सॉइल की प्रॉब्लम क्या है ये बोला है। ये चीज़ें पता है आपको, पहले ये बात तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लेक लाइम है या चॉक है, वो होता क्या है, ये होते हैं बेसिक। क्या होते हैं? बेसिक। ये सारी चीज़ अब हम बेसिक ऐड करें तो ऑब्वियसली बात ये है कि हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो आराम से अपने नॉर्मल pH लेवल पर आ जाए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन उसका कम हो जाए। जैसे ही कम होगा थोड़ा उसका जो एसिडिक लेवल है वो कम होता जाएगा, मीन्स बेसिक लेवल ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, एसिडिक का मतलब मैंने आपको बताया कि 7 से कम होगा, बिलो 7 होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो हमें उसको ट्रीट करना होता है क्विक लाइम से, स्लेक लाइम से, चॉक से। चॉक को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ताकि क्या हो, वो जो सॉइल है उसका pH लेवल बढ़ जाए, और जब pH लेवल बढ़ जाएगा तो वो जो सॉइल है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छी हो जाएगी, एकदम फर्टाइल हो जाएगी, एकदम अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ वहाँ पर जितनी भी फसलों की ग्रोथ किया जाएगा वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो हमारी सॉइल एकदम नॉर्मल रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा हमारी बेसिक नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम लोग इन सारी चीज़ों को ऐड करके उसको नॉर्मल ला सकते हैं, उसके एसिडिक कैरेक्टर को बेसिक में हल्का सा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये पेज नंबर 33 पर है क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज़ द नेम, कॉमन नेम बोला है, ऑफ CaOCl2? ये हमारा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन। और ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन जो है ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर किस काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लिनन को ब्लीच करने के लिए,
और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए होता है। लॉन्ड्रीज वगैरह में हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्लोथ को वॉश कर सकें इसी से, ब्लीचिंग पाउडर से। और ब्लीचिंग पाउडर आपको ये भी पता होगा कि हम उसको ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ करते हैं ताकि जितने भी जर्म्स है पानी में वो हमारे साफ़ हो सकें, मर सकें वो जर्म्स हमारे। तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत फ़ायदे हैं। आप इसकी प्रिपरेशन और इसकी जो भी प्रिपरेशन कैसे हुई इसके यूजेस ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इल ब्लीचिंग पाउडर। आपको वो सब्सटेंस बताना है कि उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, तो हमारा निकल के आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो जब प्रिपरेशन करोगे ना ब्लीचिंग पाउडर के, तो ब्लीचिंग पाउडर में ही आ जाता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, तो हमारा जो निकल के आता है वो आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये वाला क्या निकल के आता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बोला गया है कि वो सब्सटेंस का नाम बताओ जब हम उसको ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ तो वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर निकालता है। मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी। ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आंसर है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो सोडियम का एक कंपाउंड होता है, यूज़ होता है, उसको बताइए, उसका नाम बताइए। तो हम लोग जब भी सॉफ्ट करते हैं, किससे सॉफ्ट करते हैं हार्ड वाटर को, वॉशिंग सोडा से सॉफ्ट करते हैं। और इस वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड का होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वाटर के। सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूरा बनता हमारा वॉशिंग सोडा। याद रखना, इसको केमिकल नेम पूछा जा सकता है, इसका काम आता है ये कपड़ों को धोने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या है, ये हमारा बेकिंग सोडा है। सोडियम, इसको याद रखना, बेकिंग सोडा है ये हमारा। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट कराएं तो क्या होगा, और इक्वेशन भी लिखनी है इसकी। अगर मैं इसको हीट कराऊंगी तो पता है आपको क्या होगा, यहाँ जो इसका सोडियम कार्बोनेट है वो अलग हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो Na2CO3 होगा, और यहाँ पे वाटर भी अलग निकलेगा H2O, और साथ में इसका कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल के अलग हो जाएगी। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो बेकिंग सोडा है NaSCO3, ये जब इसको हम हीट कर रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है किस किस में, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर निकल के आएंगे, और साथ साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल के आएगी, जैसे कि हम इस रिएक्शन में देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। राइट एन इक्वेशन लिखनी है हमें शो करने के लिए बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। आपको पहले रिएक्शन करने से पहले ही पता होना चाहिए कि केमिकल नेम फॉर्मूलेस कैसे होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट .H2 हाफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। देखिए इसको याद रखना, हाफ मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के। और अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे, वाटर, यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो एकदम एक्यूरेट ही रहनी चाहिए, तो हम यहाँ मिलाते हैं 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलाते हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिलाते हैं जब हम किसमें, कैल्शियम सल्फेट में, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब वाटर में लाएंगे तो हम यहाँ पे कैल्शियम का सल्फेट डाईहाइड्रेट निकल के आएगा। देख रहे हैं आप, कैल्शियम सल्फेट
डाईहाइड्रेट निकल के आ रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के और इसका नाम होता है जिप्सम। ये जिप्सम होता है, ठीक है। तो जब भी इसमें से रिएक्शन बोली जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के जब रिएक्शन करवाते हैं हम तो जिप्सम निकल के आता है। तो आपकी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ जो आपको अगर समझ में आई हो अच्छे से और आपको हमें सपोर्ट करने के लिए कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।